हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल MPR। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, नहीं तो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसको हम पढ़ेंगे यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है, बताइए। उत्तर, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मूल एवं तथ्य में परस्पर संबंध स्थापित करता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजातीय केंद्रित होता है, तो ये गलत है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत का कार्य और प्रासंगिकता से संबंधित होता है, तो ये सही है। दूसरा, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत परिवर्तनोन्मुख होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। परिवर्तनोन्मुख होता है, तो ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत सजातीय केंद्रीय नहीं होता। व्यवहारवादी आंदोलन के असंतोष के परिणाम स्वरूप उत्तर व्यवहारवाद आंदोलन का आविर्भाव हुआ, जिसका प्रतिपादन डेविड ईस्टन के द्वारा किया गया है। सकारात्मक उदारवाद का निम्नलिखित में से किसने विश्वास नहीं है, किसमें विश्वास नहीं करती है? लघु राज्य या मिनिमल में विश्वास नहीं करते। कल्याण राज्य में करते हैं, नैनो राज्य में, छोटे राज्य में करते हैं और नैतिक माध्यम के रूप में भी राज्य की व्याख्या करते हैं। सकारात्मक उदारवाद की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार होती हैं। राज्य एक नैतिक एवं कल्याणकारी संस्था है। छोटे राज्य में विश्वास करते हैं और प्रमुख समर्थक हैं इसके J.H. मिल, T.H. ग्रीन्स और लास्की और टोनी। रॉल्स की न्याय की संकल्पना किस पर आधारित थी? तो रॉल्स की जो न्याय की संकल्पना है वह अंतर सिद्धांत पर आधारित थी। जॉन रॉल्स 1921 से 2002 तक रहे हैं। 20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक हैं। इन्होंने अपने न्याय सिद्धांत का प्रवर्तन अपनी पुस्तक रचना थियो ऑफ जस्टिस 1971 में की थी। इस प्रकार न्याय का सिद्धांत दो रूप से ने किया है। पहला समान स्वतंत्रता का सिद्धांत और दूसरा आती है सामाजिक एवं आर्थिक विषमता का सिद्धांत। यदि समान स्वतंत्रता का सिद्धांत है तो इसके अंतर्गत रॉल्स ने राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार को सम्मिलित किया है, और जो सामाजिक और आर्थिक विषमता का सिद्धांत है इसके अंतर्गत भी इन्होंने दो भेद बताए हैं। पहला मूलक भेद और दूसरा अवसर की समानता का सिद्धांत। मूलक भेद के अंतर्गत आते हैं रॉल्स ने इसके अंतर्गत आय एवं संपत्ति के विवरण को रखा है, जबकि अवसर की समानता के अंतर्गत रॉल्स ने सत्ता और पदों के विवरण को रखा है। नेक्स्ट आते हैं, यदि रॉल्स के न्यायिक सिद्धांत के क्रियान्वयन के पहलू पर नज़र डाली जाए तो यह इस क्रम में लागू होगा। सर्वप्रथम, फिर पहला, फिर सेकंड बी, फिर सेकंड ए लागू होगा, क्योंकि रॉल्स ने 1 और 2 बी के अंतर्गत जिन चीज़ों के वितरण को सम्मिलित किया है उन चीज़ों को लेकर लगभग प्रत्येक समाज में थोड़े बहुत संघर्ष हैं। तनाव के बावजूद एक सामान्य सहमति पाई जाती है। असल समस्या 2A के क्रियान्वयन को लेकर है, क्योंकि इसके वितरण को लेकर प्रत्येक समाज में व्यापक संघर्ष और तनाव देखने को मिलता है। रॉल्स ने आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को इस शर्त पर उचित ठहराया है कि इससे हीनतम को अधिकतम लाभ हो। यद्यपि रॉल्स ने न्याय को वितरण की समस्या माना है, फिर भी अपने न्याय सिद्धांत के क्रियान्वयन के क्रम में सेकंड ए को सबसे ज़्यादा अंत में लागू करने की वकालत की है, क्योंकि इसके वितरण की समस्या का समाधान भेदमूलक सिद्धांत डिफरेंस प्रिंसिपल में देखने को मिलता है। इससे सिद्ध होता है कि रॉल्स का नियम न्याय सिद्धांत भेदमूलक सिद्धांत पर आधारित है। विचारधारा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो इसको 1797 में किया गया था। विचारधारा शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है आइडियोलॉजी। इसका पहली बार प्रयोग 23 मई 1797 को फ्रेंच सिद्धांतवेत्ता एस्टुड डी टेसी द्वारा किया गया था। इसका अभिप्राय विचारों के समुच्चय के रूप में लिया गया है। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया है? तो इनका नाम है माओ से तुंग के द्वारा। माओ का विश्वास मूलतः एक ऐसी क्रांति से है जो कि ग्रामीण
क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के द्वारा लाई जाए। इसका यह दृढ़ विश्वास था कि चीन और दूसरे एशियाई देशों में वहाँ का कृषक वर्ग क्रांति लाने में समर्थ है। यह कथन किसका है कि संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण एवं परिवर्तन में दुर्बलता है, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण, राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्बल था। ये कहा गया है हंटिंगटन के द्वारा। संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण परिवर्तन में दुर्बल था, सामाजिक प्रक्रिया विश्लेषण राजनीति में और सिद्धांत में तुलनात्मक इतिहास दृष्टिकोण दुर्बल था। यह कथन हंटिंगटन द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या की है? तो ये की गई है W.C. रुनसीज़मैन के द्वारा। मार्क्सवाद के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्यात्मकवाद की व्याख्या W.C. रुनसीज़मैन के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किसने मानवीय व्यवहार को अनिवार्य इंजीनियरिंग आमुखीकरण देने का प्रयास किया है? तो इनका नाम है संप्रेषण सिद्धांत। आजकल राजनीति विज्ञान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत की चर्चा प्रमुख रूप से होती है। यह सिद्धांत निर्णयों के परिणाम में उतनी रुचि नहीं लेता जितनी उनके निर्माण की प्रक्रिया में। यह शायद साइबरनेटिक्स के प्रतिरूप के अनुकूल ही है, क्योंकि उनमें भी लक्ष्य से अधिक महत्व संचालन एवं समायोजन की प्रक्रिया को दिया जाता है। कार्ल ड्यूस ने नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट में संचार सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का तथ्य नहीं है? तो उदारीकरण के अंतर्गत आता है विनियमन, विनौकरशाहीकरण और उपनियोजन इसके अंतर्गत आता है, लेकिन स्टैटिसेशन इसके अंतर्गत नहीं आता। उदारीकरण के तत्व निम्न प्रकार होते हैं। विनियमन होता है, विनौकरशाहीकरण होता है और उपनियोजन इसके अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सैमुअल पी हंटिंगटन का संबंध किससे है? ये संबंधित है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। जोसेफ नई का संबंध है सॉफ्ट पावर से। सूसन स्टेन्स का संबंध है रिट्रीट ऑफ द स्टेट से। और एम्यूनियल वेलस्टीन का संबंध है वर्ल्ड सिस्टम से। सैमुअल पी हंटिंगटन का संबंध है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से। जोसेफ नाई का संबंध है सॉफ्ट पावर से। सूसन स्टेन्स का संबंध है रिट्रीट ऑफ द स्टेट से। और एम्यूनियल वेलस्टीन का संबंध है वर्ल्ड सिस्टम से। राजनीतिक दार्शनिक से संबंधित प्रश्न पहले आते हैं। मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? जो कार्ल मार्क्स हैं ये किनको नहीं मानते? तो मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है, इसमें विश्वास नहीं करते। जबकि विचार भौतिक शक्तियों की अन्योन्य क्रिया का प्रतिबिंब होते हैं, मानते हैं। आधार अधिरचना का निर्धारण करता है, इसको भी मानते हैं। वस्तु सक्रिय और गतिशील होती है, इसमें भी विश्वास करते हैं। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति हीगल से ग्रहण की है, परंतु मार्क्सवादी द्वंद्ववाद हीगल से बहुत अधिक भिन्न है। हीगल और मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी हैं। इन्होंने द्वंद्ववाद का आधार विचार और आध्यात्मिक थी, परंतु मार्क्स के अनुसार विचार नहीं, भौतिकी पदार्थ ही इस जगत का आधार है। सत्यवीर की कथा, जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनका संबंध है डायलॉग्स ऑफ प्लेटो से। सत्यवीर की कथा, जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया है, यह डायलॉग्स ऑफ प्लेटो से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है बताइए? तो न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकासून है, तो ये सही हो जाएगा। न्याय के लिए क्या है? डिकासून। न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकासून है, ये सत्य हो जाएगा। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का विचार है, यह पूर्व राजनीतिक से संबंधित है। लॉक के अनुसार दो प्रकार के समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पहले समझौते से
सिविल समाज की उत्पत्ति होती है तथा दूसरे समझौते से शासन की स्थापना होती है। लॉक का मानना है कि सामाजिक अवस्था शांतिमय एवं सद्भावनापूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है, बताइए। तो द प्रिंस राजाओं की गुणता से संबंधित है। द डिस्कोर्स में नागरिकों की मांग पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है, तो ये सही हो जाएगा। द प्रिंस के 18वें अध्याय में मैकियावेली ने उन सिद्धांतों का उल्लेख किया है जिसके आधार पर राजा को अपना आचरण करना चाहिए। द डिस्कोर्स में नागरिकों की मांग पर अपेक्षाकृत अधिक बल दिया गया है। इन्हीं दो कृतियों के माध्यम से मैकियावेली ने राजनीतिक विचारों के इतिहास को आधुनिक युग की दहरी पर खड़ा कर दिया है। द प्रिंस राजतंत्र एवं डिस्कोर्स में गणतंत्र का प्रतिपादन करता है, किंतु मैकियावेली गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते थे। यह किसने कहा है कि मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समाविष्टि है, तो ये कहा गया है एम एन रॉय के द्वारा। मानव स्वभाव सामाजिक संबंधों की समष्टि है, यह कथन एम एन रॉय का है। इनका मानना है कि जब मनुष्यों के सामाजिक संबंध नियमित तौर तरीके में बंधकर स्थिर ढांचे का रूप ले लेते हैं तब समाज का जन्म होता है। अरविंदो मुख्यतः किसके लिए विख्यात हैं, तो जो अरविंदो हैं इनका संबंध है लाइफ डिवाइन से। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंदो घोष के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि प्लेटो का न्याय सही कार्य करने की प्रवृत्ति का प्रतिपादन करता है, तो ये सही हो जाएगा। दूसरा, अन्याय झेलने से अच्छा है अन्याय करना, ये गलत हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने उन सब कर्तव्यों का पालन करे जिनका पालन समाज की प्रयोजन की दृष्टि से किया जाना आवश्यक है। समाज एवं राज्य की आवश्यकताओं एवं व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उसके लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं, उनका यथावत पालन ही न्याय है। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। लेखक और उनकी पुस्तक बताइए। फ्रेडरिक हेयक का संबंध है। जो फ्रेडरिक हेयक हैं इनने लिखी है द रोड टू सफरडम। जॉन रॉल्स का संबंध है आ थ्योरी ऑफ जस्टिस में। अमर्त्य सेन के द्वारा न्याय का विचार दिया गया है और अरस्तु ने दी है द पॉलिटिक्स। तो फ्रेडरिक हेयक का संबंध है द रोड टू सफरडम। जॉन रॉल्स का संबंध है आ थ्योरी ऑफ जस्टिस में। अमर्त्य सेन ने दिया है न्याय का विचार और अरस्तु के द्वारा दी गई है द पॉलिटिक्स। अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले आता है भौतिक कारण, उसके बाद उसका कुछ निमित्त होगा, निमित्त कारण, फिर औपचारिक कारण और फिर आता है अंतिम कारण लास्ट में। तो अरस्तु के कार्य उत्पादन सिद्धांत में सही अनुक्रम इस प्रकार होगा: भौतिक कारण, निमित्त कारण, औपचारिक कारण और अंतिम कारण। तुलनात्मक राजनीति एवं विश्व की प्रमुख संविधान से संबंधित प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी दृष्टिकोण सिद्धांत से सर्वप्रथम लोकतंत्र एवं समाजवाद की समीक्षा प्रारंभ की गई थी? सबसे पहले एलाइट का सिद्धांत से संबंधित है। एलाइट का सिद्धांत में लोकतंत्र एवं समाजवाद की समीक्षा प्रारंभ की गई थी। 20वीं सदी के आरंभ में समाज वैज्ञानिक ने एलाइट के सिद्धांत की नींव रखी थी। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन से गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सत्ताधारी में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है ला पेलम्बरा और मायरन वीनर के द्वारा। ला पेलम्बरा और मायरन वीनर ने 2 प्रकार की दलीय पद्धति बतलाई है। पहली आती है प्रतियोगी दल प्रणाली और दूसरी आती है अप्रतियोगी दल प्रणाली। इन्होंने अप्रतियोगी दल प्रणाली के 3 प्रकार बताए हैं। पहला एक दल निरंकुशता पद्धति, दूसरा एक दल बहुलवादी पद्धति और तीसरा आता है एक दल सर्वाधिकार पद्धति। निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? तो ये होती हैं संघीय। संघीय सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं, क्योंकि द्वितीय सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट आती है सरकार के प्रकार और देश के नाम। पहली संसदीय और संघीय रिपब्लिक,
का संबंध है भारत से। अध्यक्षीय संघीय रिपब्लिक, अध्यक्ष पाए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाए जाते हैं। संसदीय एकात्मक राजतंत्र, ये पाया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्म रिपब्लिक, ये पाया जाता है फ्रांस में। सरकार के प्रकार और उनके नाम। पहले संसदीय और संघीय रिपब्लिक भारत में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिक यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। संसदीय एकात्मक राजतंत्रात्मक पद्धति यह यूनाइटेड किंगडम में पाई जाती है। और संसदीय कम अध्यक्षात्मक एकात्म रिपब्लिकन यह फ्रांस में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस देश में राज्य न्यायालयों को, सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया है? तो ये अमेरिका में दिया गया है। अमेरिका में अपशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, इसलिए वहाँ पर राज्य न्यायालयों को, सभी प्रकार के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है? तो संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषता होती है यह कार्यप्रणाली का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। संसदीय सरकार के आधारभूत लक्षण होते हैं, प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था की संपूर्ण शक्तियों का सदन में केंद्रित रहना, और दूसरा, कार्यपालिका का व्यवस्था के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व। के.सी. व्हीलरे द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संघीय पद्धति को अन्य संघीय पद्धतियों की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है? तो ये माना गया है अमेरिकन संघीय पद्धति के अंतर्गत। के.सी. व्हीलरे द्वारा अमेरिकन संघीय पद्धति को अन्य संघीय पद्धति की जांच के लिए मॉडल पद्धति माना गया है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण। कथन कहता है कि संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धति उपयुक्त होती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। और आर्य की सही व्याख्या करता है। संकट काल की स्थिति में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली उपयुक्त होती है, क्योंकि इस पद्धति में राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है, अर्थात राजनीतिक स्थिरता इस पद्धति का एक प्रमुख गुण है। इसमें शासन की स्थिति बनी रहती है, अतः कार्यपालिका एवं विधानमंडल नियत समय पर निश्चित होकर अपनी योजनाओं और नीतियों को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रणाली में कार्यकारी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है, इसलिए आवश्यक निर्णय तुरंत लिए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न। आमंड की राजनीतिक व्याख्या की विशेषताएं अधिकतम निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती हैं? तो यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंधित है। आमंड की राजनीतिक व्यवस्थाओं की विशेषताएं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था से मिलती जुलती हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संगठन के संशोधनीकरण एवं प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं? तो ये हंटिंगटन राजनीतिक संगठन में संस्थानिकीकरण और प्रक्रियाओं के साथ राजनीतिक विकास का संबंध मानते हैं। भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्नलिखित में से किससे के संबंध में अलग है? तो यह अपशिष्ट शक्ति प्रदान किया जाता है, और दूसरा द्विपक्षीय नागरिकता से संबंधित है, यह उनसे अलग है। यह भारतीय संघीय पद्धति अमेरिकी संघीय पद्धति से निम्न बातों में अलग है। पहला, भारत में एकहरी नागरिकता है, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। दूसरा, भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास है, जबकि जो यूएसए है उनमें राज्यों के पास अपशिष्ट शक्तियाँ हैं। संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना की गई। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य चुने गए थे, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल थे। यह किसने कहा था कि भारत का संविधान आशा एवं प्रेरणा की अपेक्षा भय और
त्रास से बना हुआ है, ये कहा था पॉल वॉश के द्वारा। संविधान, जो भारत का संविधान है, वह आशा और प्रेरणा की अपेक्षा भय एवं त्रास से बना था, यह कथन पॉल वॉश से संबंधित है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है? तो ये अनुच्छेद 31B। अनुच्छेद 31B विधानमंडलों को असंवैधानिक और अमान्य घोषित होने से रोकता है। अनुच्छेद 31B को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, तो ये था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के 3 भाग, भाग 3, भाग 4, भाग 4A में संशोधन किया गया था और अधोलिखित रूप से इस प्रकार है। जैसे भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा को मौलिक अधिकार माना जाएगा। भाग 4 में अनुच्छेद 45 में पुराने प्रावधान के स्थान पर नए प्रावधान को प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा को राज्य का कर्तव्य घोषित कर दिया गया और भाग 4A के अंतर्गत 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य नहीं है, बताइए। आपात स्थिति की पहली उद्घोषणा 1962 में हुई थी, पहला सही है। दूसरा, आपात की द्वितीय उद्घोषणा 1971 में हुई थी, ये भी सही है। और जो आपात स्थिति है उसकी तृतीय घोषणा ये 1975 में हुई थी, ये भी सही है। 3 ही घोषणा हुई अभी तक, तो ये तो लास्ट वाला पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी तीसरी उद्घोषणा 1978 में निरस्त कर दी गई थी, तो ये गलत है। 77 में की गई थी, 77 में आई थी, मतलब ख़त्म हुई थी। आपात स्थिति के बारे में निम्न कथन सत्य हैं। आपात स्थिति की प्रथम उद्घोषणा 1962 में की गई थी। आपात स्थिति की द्वितीय उद्घोषणा 1971 में की गई थी। आपात स्थिति की तृतीय उद्घोषणा 1975 में की गई थी। दूसरी और तीसरी उद्घोषणा को मार्च 1977 में निरस्त कर दिया गया था। केंद्रीय एवं राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 131 के अंतर्गत लिए गए हैं, जो कि निम्नवत हैं। केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, केंद्र एवं कोई राज्य एवं राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। तीसरा, 2 या अधिक राज्यों के बीच से संबंधित निर्णय है वह सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, क्षेत्राधिकार आता है उनका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए और पंचायतों के निर्वाचन का संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? तो इसमें राज्यों के निर्वाचन आयोग में शक्तियां निहित की जानी चाहिए। पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत करते हैं। अभिकथन और कारण बताइए। अभिकथन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, पहला सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के पास सभी शक्तियां निहित होती हैं, तो ये भी सही है और RA की सही व्याख्या करता है। भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। हमारी राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति का सही अनुक्रम बताइए। मतलब राष्ट्रपति का क्रम तो याद करके जाना है, प्रधानमंत्री का भी जाना है। और पिछली बार आया था ना UPSC के आयोग से संबंधित अध्यक्ष भी आए थे, उनका भी क्रम पूछा गया था। चुनाव आयोग के अध्यक्ष का भी पूछा गया है पूरा क्रम। ये मध्य प्रदेश में जो PSC होती है वो भी पूछता है और ये क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारी जगह पूछे गए हैं, तो उनको तो याद करना ही पड़ेगा। तो जो राष्ट्रपति हैं उनका क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आते हैं राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले ही थे वो राजेंद्र प्रसाद। उनके बाद हैं जाकिर हुसैन, फिर वेंकट रमन तीसरे नंबर पर और चौथे आते हैं शंकर दयाल शर्मा। भारत में राष्ट्रपति का सही अनुक्रम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1952 से 1962 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन
ये रहे हैं 1967 से 1969 तक। आर वेंकटरमन ये 1987 से 1992 तक रहे हैं। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997 तक रहे हैं। भारतीय शासन और प्रमुख मुद्दों से संबंधित प्रश्न। भारतीय राजनीति को मांग जन व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल किसने माना है? तो ये माना गया है लॉयड एवं सुसेन रुडोल्फ के द्वारा। लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारतीय राजनीति को मांग जन व्यवस्था और आदेशात्मक व्यवस्था के बीच संघर्ष का काल माना है। जाति आधारित आरक्षणों को माना जाता है, ये सकारात्मक भेदभाव से संबंधित हैं। जाति आधारित आरक्षण को सकारात्मक भेदभाव माना जाता है। राजा धरे और नाम देवदशल किस जातीय आंदोलन के नेता थे? तो इनका संबंध है दलित पैंथर से। राजा धरे और नाम देवदशल दलित पैंथर पार्टी के नेता थे। लॉयड और सुसेन रुडोल्फ ने भारत में राज्यों को पॉलीमॉर्फस माना, यह किससे अभिप्राय है? तो पॉलीमॉर्फस का संबंध है विभिन्न रूप एवं अभिविन्यास के व्यक्तियों से संबंधित है। रॉयल एवं सुसेन डोल्फ ने भारत में राज्यों को पॉलीमॉर्फस माना है, इसका अभिप्राय विभिन्न रूप एवं अभिविन्यास के व्यक्तियों से संबंधित है। लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न बताइए। कौन से कथन हैं नीचे बताइए। संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में पहला संगठनात्मक सिद्धांत को बनाते हुए गलिक फेयोल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित थे। गुलिक फेयोल के 14 सिद्धांतों से प्रभावित थे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, उर्विक प्रशासन के मंतव्य से कमेटियों के प्रयोग के संबंध में चुनौती देता है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। और फेयोल का आदेश की एकता के सिद्धांत विश्वास करते थे, तो ये भी सही है, चौथा भी सही हो जाएगा। लेकिन गुलिक कार्य विभाजन के आधार को कोई महत्व नहीं देते, तो ये गलत है। पहला, दूसरा, चौथा सही है। संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में निम्न बातें सही हैं, जैसे गुलिक और उर्विक फेयोल से बहुत प्रभावित थे। उर्विक प्रशासन के मंतव्य से कमेटी के प्रयोग के संबंध में चेतावनी देते हैं, ये भी सही हो जाएगा। फेयोल का आदेश की एकता के सिद्धांत विश्वास था, ये भी सही है। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। तो यह संगठन के मंतव्य के अनुकूलन होना चाहिए, पहला सही है। यह बुद्धिगम्य होना चाहिए, ये भी सही है। यह मौद्रिक दृष्टिकोण से उत्प्रेरक होना चाहिए, ये गलत है। और इसे व्यवहार्थ होना चाहिए, ये भी सही है। सी गलत हो जाएगा। चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार वैध अधिकार का आदेश के बारे में निम्न बातें सही हैं। पहला, इस संगठन के मंतव्य के अनुकूलन होना चाहिए, यह बुद्धिगम्य होना चाहिए और इसे व्यवहार्थ होना चाहिए। मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा सुनिश्चित अधिकारों को दिया जाना चाहिए, ये प्रत्योजन को। मूने के अनुसार उच्च अधिकारी द्वारा समुचित या सुनिश्चित अधिकारों को किसके प्रत्योजन कहा जाता है? किसने विकास प्रशासन को ऐसे परिभाषित किया है कि यह क्रियान्मुख, उद्देश्योन्मुख एवं प्रशासनात्मक पद्धति है? तो ये कहा गया था एडवर्ड विडनर के द्वारा। एडवर्ड विडनर ने विकास प्रशासन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, यह क्रियान्मुखी, उद्देश्योन्मुखी एवं प्रशासनात्मक पद्धति है। डेविड नकमियाश एवं D.H. रोजेनब्लूम के अनुसार निम्नलिखित में से सहभागिता अधिकारी तंत्र के तत्व नहीं हैं, तो इसमें राजनीतिक स्वेच्छाचारिता से बचाव के लिए सिविल सेवा संघ बनाना, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। राष्ट्रीय अधिकारी तंत्र में उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व आता है। निर्णयों में अधिकारी तंत्र के कर्मचारियों की सहभागिता आती है। अधिकारी तंत्र संबंधी नीति निर्धारण में नागरिकों की सहभागिता भी आती है। डेविड निकमियास एवं D.H. रोजेनब्लूम के अनुसार सहभागिता अधिकारिता तंत्र के तत्व हैं। राष्ट्रीय
अधिकारी तंत्र में उच्च स्तरीय सामाजिक प्रतिनिधित्व, निर्णयों में अधिकारी तंत्र के कर्मचारियों की सहभागिता, अधिकारी तंत्र संबंधी नीति निर्माण में नागरिकों की सहभागिता। निम्नलिखित में से किसने एक संगठन में जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को प्रारंभ किया है? तो जोन ऑफ इंडिफरेंस की जो अवधारणा है वो चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा दी गई है। जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा को चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया था। टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा पक्षधर थी, सामंजस्य और सहकारिता पर। टेलर के अनुसार सार रूप में वैज्ञानिक प्रबंधवाद एक पूर्ण मानसिक क्रांति है जिसमें श्रमिक अपने नियोजकों और अपने सहयोगियों के प्रति अपने दायित्वों को संपूर्ण क्षमता के साथ वहन करते हैं। निम्नलिखित समितियों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए जो सूची है उसको बताइए। पहले हमारी जो कृपलानी समिति है ये कब आई थी? 1953 में आई थी। संथानम समिति पूछी जाती है 1964 में आई थी। टेकचंद समिति का संबंध है 1949 से 49 में आई थी, 49 में आई थी। और जो हमारी विवियन बोस समिति है ये आई थी 1962 में, 62 में। समितियों का सही क्रम हो जाएगा। टेकचंद समिति 1949, कृपलानी समिति 1953, विवियन बोस समिति 1962 और संथानम समिति 1964। बॉम्बर्ट्समैन संस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो इसको स्वीडन में प्रारंभ किया गया था। बॉम्बर्ट्समैन संस्था को सबसे पहले स्वीडन ने 1809 में अपनाया था। इसके बाद फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे ने इसे अपनाया। नीचे दिए गए कथन और कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फोलेट कहते हैं कि प्रबंधन करने वालों और जिनका प्रबंध किया जाता है के बीच का अंतर लुप्त हो रहा है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, संगठन में प्रत्येक व्यक्तिक कार्य को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित जानकर देखा जाए, तो ये सही हो जाएगा, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। उत्तरदायित्व की चर्चा करते हुए फॉलेट कहते हैं कि प्रबंधन करने वालों और उनका प्रबंध किया जाता है के बीच अंतर लुप्त हो रहा है। किसी संगठन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तिक कार्यों को अन्य कार्यों के अंतर आश्रित करके देखा जाए। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित कमेटियों में से किसने पंचवर्षीय योजना के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की है? तो उनका नाम है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थानों के लिए द्विस्तरीय प्रणाली की सिफारिश की थी, जिसमें जिला पंचायत और मंडल पंचायत थी। निम्नलिखित कमेटियों में से किस प्रणाली ने सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो? ये कहा था दंतवाला कमेटी ने। दांतवाला कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि ब्लॉक स्तरीय योजना हो। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की थी। अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित प्रश्न। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे? तो इनका नाम है वुडरो विल्सन। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदारवादी परिप्रेक्ष्य के विकास में वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत से यथार्थवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति किस प्रकार सर्वोत्तम रूप से प्राप्त की जा सकती है? तो राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाकर प्राप्त की जा सकती है। यथार्थवादी विचारक मैगेंथाउ के अनुसार एक ही समय में विभिन्न देशों की शक्तियों के लिए संघर्ष शक्ति संतुलन के लिए परिस्थितियां पैदा करता है, क्योंकि राजनीति अंतुगत व मानवीय प्रकृति के साथ जुड़ी है और वह चाहे व्यक्ति हो या राज्य, सभी आत्म संरक्षण एवं उत्तरजीविता के निष्पक्ष कानूनों से प्रेरित होते हैं। यह किसका कथन है कि युद्ध एक प्रकार से विदेशी नीति होती है? तो ये कहा गया था कार्ल वॉन क्लोजेविट्स के द्वारा। युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है, यह कथन कार्ल वॉन क्लोजेविट्स का है। गुट निरपेक्षता जो कि भारत की विदेशी नीति है, डैश से अभिप्राय है, तो यह स्वाधीनता और प्रत्येक मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हितों में देखता है।
गुटनिरपेक्षता का सार तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति नीतियाँ और अभिव्यक्तियों के संदर्भ में नीति एवं कार्यवाहियों की पर्याप्त स्वतंत्रता बनाए रखी जाए। नीचे दिए गए हैं कथन कारण बताइए। पहला कथन कहता है कि भारतीय वैश्विक स्तर पर परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए और क्षेत्रीय स्तर पर वास्तविक न्यूनतम हानि के लिए है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारत की परमाणु नीति द्विलक्षी है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत का मानना है कि नाभिकीय आयुधों के प्रसार को रोकने और पूर्ण निशस्त्रीकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत सामरिक स्तर पर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में प्रभावित करने की शक्ति को प्राप्त कर लिया है। इसके साथ ही उसने अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित मंत्रियों का सही क्रम बताइए, मतलब जो हमारे विदेश मंत्री रहे हैं उनका सही क्रम बताना है। सबसे पहले आते हैं स्वर्ण सिंह, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी और फिर फोर्थ आते हैं SM कृष्णा। भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्रियों का सही क्रम होगा स्वर्ण सिंह, ये 1964 से 1966 तक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1977 से 1979 तक। प्रणब मुखर्जी 1995 से 1996 तक और SM कृष्णा ये 2009 से 2012 तक। इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का प्रमुख पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है, तो इन्होंने भारत की सुरक्षा क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। विदेशी नीति की दृष्टि से श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 दृष्टियों से विशेष योगदान दिया है। पहला, भारत के विदेश संबंधी दृष्टिकोण में उपमहाद्वीपीय मसले को सबसे अधिक महत्व दिया है। दूसरा, जैसी स्थिति हो उसके अनुसार सहयोग की नीतियों द्वारा महाद्वीप की संबंधों का विकास किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से जाना जाता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं भारतीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित प्रश्न। पहला आता है, ब्रेटन वुड्स समझौते के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। 1944 में यह समझौता हुआ था। विश्व बैंक की भी स्थापना इसी समझौते के द्वारा हुई थी। यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए जाना जाता है। UN चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम करना, आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना है। भारत एवं श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था यह सहेली एवं तमिलनाडु के बीच सजातीय विषयक संघर्ष समाप्त करना। 1982 से 2003 में भारत श्रीलंका संबंधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दा श्रीलंका का तमिल अल्पसंख्यक समुदाय था। श्रीलंका के 19.3 मिलियन की आबादी से 74% सहेली और 13% श्रीलंका के तमिल एवं 6% भारतीय मूल के तमिल हैं। श्रीलंका में तमिल समुदाय ने ट्यूल्फ के अंतर्गत संगठित करके रखा है और TULE, मुझे तो लिट्टी का कुछ मालूम था, ये नया शब्द है, इसको भी याद कर लीजिए। और इसके माध्यम से समय समय पर यह अपने असंतोष को अभिव्यक्त भी करते हैं। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम क्या है? इससे संबंधित है कि क्षेत्रीय समुदाय के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग है। सही हो जाएगा। विश्व के आधे से अधिक GDP इसके पास है, तो ये भी सही है।
सदस्य राज्य हैं, इसके सत्तावादी शासन एवं लोकतंत्रात्मक शामिल हैं। तो ये भी सही है, दोनों ही सही हो जाएंगे। प्रशांत महासागर तटीय मंच के रूप में एपेक मुक्त व्यापार में विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली और अर्थव्यवस्था को संयुक्त करता है। इसके मूल सदस्य 12 देश हैं, जिसमें अमेरिका, चीन और जापान प्रमुख है। शीत युद्ध कोल्ड वार के प्रति यूएस दृष्टिकोण मूल रूप से किस में स्पष्ट किया गया है? तो इसको ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। शीत युद्ध के प्रति यूएस दृष्टिकोण मुख्य रूप से ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है। इस विचारधारात्मक युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह सामान्यतः पूंजीवादी बनाम समाजवादी देशों के मध्य संपन्न हुआ था। नेक्स्ट आते हैं विविध से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भारत की राजनीति पर अध्याय है? तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे से संबंधित है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे नामक पुस्तक में भारत की राजनीति पर एक अध्याय है। यह जे पावेल और आलमंड की पुस्तक से संबंधित है। पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं प्रणव वर्धन। पॉलिटिक इकोनॉमिक ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक प्रणव वर्धन हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मुस्लिम लीग का उद्गम कब हुआ था? 1906 में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 में आई थी। और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 में हुआ था। मुस्लिम लीग का उद्भव 1906 में हुआ। लखनऊ समझौता 1916। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 1928 आई थी। और मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रवर्तित द्विराष्ट्र सिद्धांत 1940 को आया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। फ्रेडरिक हेज़वर्थ का संबंध है मोटिवेटर हाइजेन अप्रोच से। इब्राहिम मास्लो का संबंध है दी नीड हायरार्की से। फेड डब्ल्यू रिंग्स का संबंध है दी एग्जिस्टेंस ऑफ कैलेक्ट से। और MP फॉलेट का संबंध है, ये संबंधित है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप से। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके। फ्रेडरिक हेज़वर्थ का संबंध है मोटिवेटर हाइजेन अप्रोच से। इब्राहिम मास्लो का संबंध है द नीड हायरार्की से। फेड डब्ल्यू रिंग्स का संबंध है द एग्जिस्टेंस ऑफ कलेक्ट से। और MP फॉलेट का संबंध है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप से। भारत सरकार द्वारा केंद्रीय चौस्की आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसको 1964 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना करने की सिफारिश संथानम समिति ने की थी। नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में MAD से अभिप्राय है, जो MAD है मैच्योरली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन से संबंधित है। नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में MAD से अभिप्राय मैच्योरली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन से संबंधित है। इसके साथ आज का हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।